जो चैप्टर्स हैं, इसमें हम लोगों ने पहले एक चैप्टर किया था और आज दूसरे चैप्टर पे चलेंगे, केंद्रीय सचिवालय। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सचिवालय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन सारा दिया हुआ है और आप क्वेश्चन भी देख लेंगे कि केंद्रीय सचिवालय काम कैसे करता है, किसके अधीन करता है, कौन कौन से पद होते हैं, तो उसको साथ में बताएंगे आपको। और बेसिक ये भी समझेंगे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका अगर मूल पर्पस को समझना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्यतः काम क्या है, तो लोक प्रशासन का जो मेन वर्क होता है वह वर्क है वेलफेयर करना। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही वर्क है कि वो वेलफेयर करेगा। कैसे करेगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट के अलग अलग विंग है, केंद्रीय सचिवालय है, कैबिनेट सचिवालय है और प्रधानमंत्री का कार्यालय है। 3 प्रमुख संस्था है जो सरकार के काम को करती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय सचिवालय। केंद्रीय सचिवालय में एक हायरार्की भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये सिर्फ केंद्रीय सचिवालय में नहीं, बल्कि राज्य का सचिवालय में, कैबिनेट सचिवालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, ये एक जो हायरार्की होता है जिसको पदानुक्रम कहते हैं। तो जिसमें सबसे पहले एक पोर्टफोलियो होता है, एक पोर्टफोलियो है, विभाग होगा और उसमें कई विंग होंगे। विभाग में कई विंग होते हैं। थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं लेटर को। तो पहला पोर्टफोलियो है, इसके बाद विंग है, विभाग में कई विंग होता है और विंग के कई सेक्शन होते हैं। सेक्शन के पार्ट होते हैं और पार्ट में सब सेक्शंस होते हैं। और सबसे टॉप रैंक जो होता है वो सचिव का होता है। आजकल मुख्य सचिव का भी एक पद आ गया है इसके ऊपर, जिसको चीफ सेक्रेटरी आप राज्यों में देखते होंगे। तो चीफ सेक्रेटरी इस लेवल पर है। पहला इसके ऊपर ये जो सचिव या अतिरिक्त सचिव जहां पर लिखा हुआ है, जब कभी भी चीफ सेक्रेटरी का पद आएगा तो पद यहाँ आ जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा यहाँ, या अतिरिक्त सचिव होगा। कभी कभी क्या होता है कि सचिव के पैरेलल अतिरिक्त सचिव को ना रख करके जो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं उनको सेकेंड नंबर पे रखा जाता है, या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं उनको भी सेकेंड नंबर पे रखा जाता है। सबसे ऊपर अगर चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट है तो चीफ सेक्रेटरी पहले हो जाएगा, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी हो जाएंगे, फिर उसी के साथ इक्वल होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी का पोस्ट, और तब आता है जिसको डायरेक्टर वर्ड जो आप सुनते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो डायरेक्टर कोई भी बन जाता है, लेकिन गवर्नमेंट में डायरेक्टर रैंकिंग में 3रे नंबर पर है, या उसको सब सेक्रेटरी भी बोलते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी बोलेंगे, उप सचिव होता है। और उसके बाद अवर सचिव का पद आता है। देखिए ये अवर सचिव का पद आता है। एक अपर सचिव होता है, ये ऊपर का पद होता है, लेकिन अवर सचिव नीचे होता है। और इसके बाद तब आता है अनुभाग अधिकारी का, जिसको सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, एसओ। आमतौर पर ये पद जो होते हैं ये सचिवालय पे होते हैं। जब आप सचिवालय जाएंगे, ये सिविल सर्विस क्वालिफाई करके केंद्रीय सचिवालय ग्रुप ए सेवा अगर आपको मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए सर्विस जब मिलेगी आपको, इसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस सारे रैंक समाप्त होने के बाद सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए होता है। उस ग्रुप ए में आप इसी में जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा इसके। लेकिन ये डायरेक्ट आप चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकते हैं। ये कैसे बनता है इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, और केंद्रीय सचिवालय के बेसिकली काम क्या है ये भी देखेंगे। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, केंद्रीय सचिवालय का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं
तो यहां पर दो प्रकार के हेड होते हैं, यहां पर दो प्रकार के हेड होते हैं। एक हेड होगा पॉलिटिकल और दूसरा हेड होगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक राजनीतिक प्रमुख होगा और एक क्या होगा, एक होगा प्रशासनिक प्रमुख। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुख दो प्रमुख होते हैं। तो आप इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं। पॉलिटिकल हेड के लिए आप समझेंगे कि पॉलिटिकल हेड मतलब कहां से आ रहा है, वो आ रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी सबसे ऊपर कौन है, इसलिए यहां पर भी कैबिनेट इसका के जो मंत्री होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे वो इसके हेड होंगे। केंद्रीय सचिवालय में कैबिनेट मंत्री वो पूरे सचिवालय के पॉलिटिकल हेड होंगे। कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री भी यहां पर है, स्टेट मिनिस्टर भी है, और स्टेट मिनिस्टर के साथ में डिप्टी मिनिस्टर है। तो कोई भी सचिवालय में पॉलिटिकल हेड इनमें से कोई होगा। ऐसे तो कैबिनेट मिनिस्टर ही रहेंगे, लेकिन अगर कैबिनेट मिनिस्टर ये जिम्मेवारी नहीं लेते हैं तो वो सचिवालय में राज्य मंत्री या उप मंत्री होते हैं उनको, और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट मंत्री बनाए जाते हैं, कभी कभी आप सुनते होंगे कि मिनिस्ट्री विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, तो उनको जिम्मेवारी दी जाती है। तो ये तो हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो पॉलिटिकल हेड केंद्रीय सचिवालय में होता है उसका उसको वो हेड हो गया। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, सेकेंड जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें सबसे पहले कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी। सबसे ऊपर में चीफ सेक्रेटरी, जो मुख्य सचिव हमने आपको बताया, ये हेड होंगे। और कभी कभी अगर चीफ सेक्रेटरी नहीं है तो फिर आप इसके पैरेलली या तो सेक्रेटरी को या एडिशनल सेक्रेटरी को, इसको आप हेड बना सकते हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी किसी अगर राज्य सचिवालय भी आप देख रहे हैं तो पद का क्रम यही रहेगा। मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख होंगे सबसे पहले, और मुख्य सचिव की जो नियुक्ति होती है ये 5 साल के लिए होती है। एक पोर्टफोलियो के हेड होते हैं, मतलब पूरे सिस्टम के हेड होंगे, इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। और जो पहला जो सबसे ऊपर का पद है, ये जिस पोर्टफोलियो में बैठेंगे उसके ये हेड होंगे। अब कोई भी एक इसे रेलवे मंत्री से आप शुरुआत कर सकते हैं। पॉलिटिकल हेड रेलवे, जो रेल सचिवालय होगा, सचिवालय भवन होगा, उसमें पॉलिटिकल हेड रेल मंत्री होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर अगर है तो वो रहेंगे, वो अगर अपनी जिम्मेवारी राज्य मंत्री को दिए हैं तो वो होंगे। और एक वहां पर मुख्य सचिव होगा जो प्रशासनिक हेड होगा, और इसके नीचे जो विंग होगा वहां पर ज्वाइंट या एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। इसके नीचे चीफ सेक्रेटरी के नीचे जो विंग होता है, ये पोर्टफोलियो हो गया, और इसके नीचे या तो संयुक्त सचिव जो सुनते हैं आप, ज्वाइंट सेक्रेटरी, या फिर जो एडिशनल था, इनको यहां पर भी रखा जा सकता है। अगर सचिव ऊपर हो गए तो उसके नीचे भी हम लोग एडिशनल सेक्रेटरी को डाल सकते हैं। तो ये विंग के हेड होते हैं। उसके अंदर जो अलग अलग विभाग है उसके हेड होंगे, विंग के हेड होंगे, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी समझिए, संयुक्त सचिव होंगे। और संयुक्त सचिव जो है इनकी भी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होगी। ये भी अब आपको लगेगा कि 5 वर्ष के लिए कैसे जाते हैं, कहां से आते हैं, तो वो चीज हम लोग आगे जानेंगे। तो ये 5 वर्ष के लिए होंगे ज्वाइंट या एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो। फिर डायरेक्टर आ जाते हैं। डायरेक्टर और अवर सचिव जो नीचे का पद है, तो यहां पर जो नियुक्ति होती है वो आमतौर पर 3 साल के लिए होती है।
डायरेक्टर एवं जो अवर सचिव है, ये 3 साल के लिए बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोक प्रशासन में इनकी भूमिका क्या होती है, मतलब क्या इनका काम होगा, जब ये जाएंगे तो इनका काम क्या है ऑफिस में। और उसके अवर सचिव के नीचे भी अनुभाग अधिकारी होते हैं, सबसे नीचे पद पर ऑफिस में, जो ऑफिस को संभालने की जिनकी जिम्मेवारी होती है। तो जनरली एक मंत्रालय में अगर देखेंगे तो आमतौर पर 2 से लेकर के 4 विभाग होते हैं। कोई भी एक मंत्रालय में 2 से 4 विभाग होते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे भी मंत्रालय हैं जिसमें कोई भाग नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसे मंत्रालय भी रखे गए हैं जिसके कोई विभाग नहीं बनाए, जैसे विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय का कोई भाग या विभाग तैयार नहीं किया गया है, और डायरेक्ट काम ऊपर लेवल से ही उसमें होगा। और किसी किसी मंत्रालय में तो कोई भाग होता ही नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे तो परमाणु ऊर्जा विभाग जो होता है वो सारी चीजें हैं। तो जितने भी भाग हैं, मुख्य सचिव हैं, जैसा आप जानते हैं कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद आपकी नियुक्ति चूंकि प्रेसिडेंट कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल 77 में ये बताया गया है कि जितने भी रूल लागू होंगे सचिवालय को लेकर, वो रूल लागू करेंगे केंद्रीय सचिवालय में, वो करने वाले हैं राष्ट्रपति। भले आप जैसा जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति वही करता है जो उसको मंत्रिपरिषद करने के लिए कहता है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। आर्टिकल 74 में साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया which will give suggestion to the president time to time and president has to accept the suggestion। भारत के राष्ट्रपति को समय समय पर एक सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और ये मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए वो बाध्य होंगे। तो उनकी बाध्यता बता दी गई है कि वो बाध्य हैं, उनको मानना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे हमने बताया रूल्स तो कौन बनाएंगे पार्लियामेंट वाले। लागू कौन करेंगे, तो लागू करेंगे राष्ट्रपति के वहां से। तो ये अभी वर्तमान में ये जो नियम चल रहा है टोटल, ये एलोकेशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1961 का नियम भारत में चल रहा है। 1961 में बनाया गया था नियम, उसके आधार पर चल रहा है। तो इनके काम कैसे होता है और क्या काम है, ये समझना है कि इनका काम कैसे होता है। आप इसको एक बार देख ले, इस मैप को, फिर हम उस पर चलेंगे। केंद्रीय सचिवालय की जो टीम है, इसमें अलग अलग ग्रेड के अधिकारी का चयन करने वाले का उल्लेख, सचिवालय का अधिकारी और कर्मचारी का चयन जो होता है, तो आप देखिएगा तो सचिव और अपर सचिव, मतलब जो एडिशनल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, यहां तक की जो नियुक्ति होती है वो मंत्रिमंडल सचिव करते हैं। देखिए, इससे पता चलता है कि कैबिनेट जो सेक्रेटरी होंगे, क्योंकि हम लोग अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो मंत्रिमंडलीय सचिवालय होगा। अभी पढ़ रहे केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जो सचिव और अपर सचिव है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिव करता है। इससे पता चलता है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इसके ऊपर है, केंद्रीय सचिवालय के ऊपर मंत्रिमंडल सचिव है। संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होते हैं, इनकी नियुक्ति वरिष्ठ चयन बोर्ड, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड होता है,
जिसमें जो सीनियर सिलेक्शन बोर्ड होता है उसके हेड कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं और वो बोर्ड तय करता है कि इसकी नियुक्ति की जाए, ज्वाइंट सेक्रेटरी किसे बनाया जाए। ये सारे पद यूपीएससी रैंक को दिया जाता है। यूपीएससी रैंक हमने इसलिए बोला कि जो डायरेक्ट आईएएस बने हैं उनको तो मिलेगा ही, लेकिन एक रूल के अनुसार राज्य के भी जिन पदाधिकारियों का प्रमोशन यूपीएससी लेवल पर हो गया, मतलब एक लोक प्रशासन में बताया जाता है कि राज्य के अधिकारी को भी वहां भेजिए, नहीं तो मतलब एक सुपर सीड वाली पोजीशन होगी कि सिर्फ केंद्र का दबदबा रहेगा। तो 70-30 या 80-20 के रेशियो में राज्य के अधिकारियों का भी प्रमोशन होता है सचिव के लेवल पर। हालांकि बहुत कम अधिकारी वहां तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग स्टेट में सीओ बीडीओ में कर रहे हैं, तो सीओ बीडीओ से प्रमोशन होते होते सचिव होते होते 99% लोग रिटायर कर जाएंगे, क्योंकि आपको डिप्टी कमिश्नर का पद मिलते मिलते तकरीबन आपके 20 वर्ष से 25 वर्ष 30 वर्ष लग जाते हैं। तो आपका एक प्रमोशन ही उतना 12-14 साल चला जाएगा। लेकिन जिन राज्य में डायरेक्ट एसडीओ की बहाली हो रही है, जैसे अभी बिहार में भी कुछ पद एसडीओ के रखे गए हैं, तो एसडीओ का मतलब क्या हो गया कि इक्विवेलेंट टू यूपीएससी हो गया। तो अगर आप स्टेट कमीशन से भी एसडीओ बनते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ पद रखे गए हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनको एसडीओ दिया जाता है, तो आप अनुमंडलाधिकारी बन रहे हैं। माने आप आईएएस क्लियर नहीं किए, लेकिन स्टेट कमीशन में अच्छा रैंक ला करके आप डायरेक्ट एसडीओ बन गए हैं। तो एसडीओ बनने के बाद आपका सचिव बनने का चांस बढ़ेगा, क्योंकि आपकी प्रमोशन जब होगी तो आप वहां तक जाइएगा। लेकिन एक बीडीओ का प्रमोशन एसडीओ में हो, इसके लिए उसको 20 से 22 साल का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक रिटायरमेंट भी हमें लगता है क्या जाएगा। अगर एक व्यक्ति को नौकरी मैंने मान लीजिए कि 35 साल में मिलता है, तो 35 साल के बाद अगर 25 वर्ष की सेवा के बाद उसकी नौकरी में प्रमोशन है, तब तक वो रिटायरमेंट में चला जाएगा। तो 21 वर्ष में स्टेट कमीशन शायद ही कोई लिखता होगा। आप देखते होंगे कि 21 वर्ष में लोग लिखना नहीं चाहते, पहले टारगेट कुछ और होता है, और स्टेट की एग्जाम आते आते हर व्यक्ति का 27, 28, 30 वर्ष, 31 वर्ष, और इस बार जो और खास करके जो स्टेट लेवल में डिले होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि काफी समय चला जाता है। कोई कोई तो 40-45 साल में जाके क्वालिफाई करते हैं, तो उनकी तो प्रमोशन भी नहीं हो पाएगी लगता है, क्योंकि आप देखिए कि 15 वर्ष के बाद वो रिटायर कर जा रहे हैं, और अगर 50 वर्ष में नौकरी मिल रहा है तो क्या होगा। तो इसलिए एक तो रेगुलराइज होना चाहिए, और झारखंड में भी एसडीओ के पद लाने चाहिए। जो दूसरे राज्य में लाए गए हैं तो उनको लाना चाहिए, उससे फायदा आप लोगों को होगा। जो डायरेक्टर होते हैं और जो डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं और जो अवर सचिव होते हैं, इनकी नियुक्ति के लिए केंद्रीय स्थापना बोर्ड होता है। ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है, और इस बोर्ड में कार्मिक मंत्रालय जो होता है, पर्सनल विभाग, उसका सेक्रेटरी इसके हेड होते हैं। कार्मिक मंत्रालय के सेक्रेटरी इसके हेड होते हैं। और अगर मान लीजिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी की नियुक्ति में कोई दिक्कत हो जाए, तो फिर जैसा आप जानते हैं कि भारत में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री जैसा चाहेंगे वो होगा, और प्रधानमंत्री फिर उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बोलते हैं, और वो एक कमेटी का गठन कर देते हैं। मंत्रिमंडल का जो सचिव है, कैबिनेट सेक्रेटरी के दस्ता में एक टीम बना देंगे, और वो टीम निर्णय लेता है कि ये सही है कि गलत है, किसकी नियुक्ति किया जाए। इसके लिए आप अभी देखे होंगे हाल में सीबीआई डायरेक्टर की जो नियुक्ति हुई थी, तो बैठक चल रही थी, उसमें प्रधानमंत्री भी चूंकि उस बैठक में शामिल होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं, अन्य मंत्री भी रहते हैं, और सभी नाम पर विचार विमर्श करने के बाद वो देखिए यूपीएससी क्लियर आप कर लीजिएगा, उसके बाद जो ऊपर के पद है उसके लिए आपकी वर्क और कार्यशैली इंपॉर्टेंट होती है।
कि आपको जो जिम्मेवारी सौंपी जाएगी वो कितना अच्छा से करेंगे, तभी उसमें आपको वो पद सौंपा जाता है। तो ये एक और आप इसको देख लें, ये वाली चीज तो पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया था, जो कार्यकाल प्रणाली, जो वर्किंग कल्चर है, उस पर जो अभी बात कर रहे हैं आपके साथ में, उसमें जो समितियां थी, और लेवोलिन स्मिथ समिति थी 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सेक्रेटेरिएट प्रोसीजर कमेटी की रिपोर्ट को इसने लाया था। आप जैसा जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरेक्टरी सिस्टम भारत में लाया गया था, जिसमें विषयों का हस्तांतरण किया गया था, और वो कमिटी की रिपोर्ट लाई गई थी कि कैसी प्रशासनिक व्यवस्था हो, कैसा डिपार्टमेंट होना चाहिए। 1919 में जो कमेटी बनी थी। इसके बाद साइमन आयोग, जिसकी रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुई थी। साइमन, जैसा कि आप जानते हैं, साइमन आयोग कब बना था, कोई बताइए? साइमन आयोग बनाने की घोषणा कब की गई थी, किनको याद है, कोई बताइए? साइमन आयोग बनाने की घोषणा कब की गई थी? 1927 में। उमेश कुमार ने लिखा है। रवीश कुमार, मिथुन, रवानी, सही है। चलिए, घोषणा सारे लोगों को पता है, मतलब अच्छा है आपका। घोषणा नवंबर 1927 में की गई थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन भारत आया था। 1929 में रिपोर्ट दिया था और 30 में प्रकाशित हुआ था। तो उसमें भी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में था। और 1936 में व्हीलर समिति बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटेरिएट कमेटी की रिपोर्ट थी 1936 में। ये जो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उस समय में आ चुका था, और 1936 में कांग्रेस भी चुनाव का सपोर्ट कर रही थी। आपको पता होगा कि कांग्रेस का 50वां अधिवेशन गांव में हुआ था 1936 में। कहां हुआ था, चलिए इसको भी कोई बता दीजिए। 1936 में कहां हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन? और 37 में ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर रिपोर्ट आई, और 1944-45 में बेलगांव। तो गलत है उमेश जी, और कोई बताइए? बेलगांव किरण देवी गलत है। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर भी गलत है नीलम जी। विवेक गलत है, बेलगांव। मिथुन लखनऊ, मिथुन ने लखनऊ बताया है। लखनऊ सही है, लेकिन ये गांव का सेशन नहीं था। 1936 में 2 अधिवेशन हुआ था, तो एक तो आपने सही बताया 1936 में, लेकिन ये ग्रामीण सेशन नहीं था। हमने पूछा कि 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था, 50वां अधिवेशन था, 50वां 50th सेशन था, तो ये गांव में हुआ था। क्या लिखे? बरेली। बरेली नहीं होगा। कोई नहीं सक रहे, बता दे। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहां हुआ था? 50th सेशन ऑफ कांग्रेस। और ये उत्तर नहीं, भी गलत है, गाजीपुर। त्रिपुरी भी गलत है, सुजाता शर्मा का। लाहौर पाकिस्तान भी गलत है, श्रीकांत कुमार का। उन्नीस 1936 में कांग्रेस का ग्रामीण सेशन था। पहला बार कांग्रेस गांव में जाकर के सेशन की थी। उसके पहले अर्बन एरिया में होता था। पहला गांव का सेशन, जिसको 50वां सेशन, ये पीटी का क्वेश्चन है बेसिकली, इसलिए हमने पूछ दिया आपसे। और सही आंसर अभी तक नहीं आया है।
तो ये सारी कमेटी बनाई गई थी। अब भी आ गया ये सही उत्तर, बहुत देरी के बाद आया है, सुजीत हेम्ब्रम, और ये है फैजपुर। ये सही उत्तर है, फैजपुर, हरिपुरा नहीं होगा, फैजपुर सही उत्तर आया है, फैजपुर। कुछ और ऑफिस स्टाफ भी होते हैं सचिवालय में, जिसमें अधीक्षक होते हैं या असिस्टेंट होते हैं। असिस्टेंट ग्रेड पहले एग्जाम होता था। हाँ, ग्रामीण सेशन से। तो अनुभाग अधिकारी जो अधीक्षक होता है, एडिशनल जिसको असिस्टेंट बोलते हैं, असिस्टेंट ग्रेड की एक एग्जाम हुआ करती थी पहले। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अभी भी इस पद को भरता है। और यूडीसी मतलब आप जो एसएससी की तैयारी करते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आप इन सारे पदों पर जाएंगे, एसएससी से जाएंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आप अपर श्रेणी लिपिक जो होता है, लोअर एलडीसी, यूडीसी या टाइपराइटर, टाइपिस्ट जिसको बोलते हैं, ये सारे पद मतलब कार्यालय जो होता है सचिवालय का, उसमें ये सारे पद होते हैं। मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आप अनुभाग अधिकारी, अधीक्षक, सहायक असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी या फिर आशु लिपिक टंकक जिसको बोलते हैं, टाइपिस्ट, उस पद पर आपकी बहाली हो सकती है। ये भी आपको जानना चाहिए। और सचिवालय कर्मचारी वर्ग का दो सेवा से लोग आते हैं। एक केंद्रीय सचिवालय आशु लिपिक सेवा, जिसमें 5 ग्रेड होता है। इसमें वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव का ग्रेड होता है, निजी सचिव ग्रेड है A+C। और दूसरा है केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा, जिसमें 2 ग्रेड है, उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड और अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड। तो ये दोनों को जो कार्मिक विभाग है, आप देखते होंगे झारखंड में भी कि कार्मिक विभाग के पास बार बार जेएसएससी की समस्या को लेकर लोग जाते हैं कि ये पर्सनल जो डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेवारी होती है इसको पूरा करना। 1976 में कर्मचारी चयन आयोग ने अवर श्रेणी के लिपिक की सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर रहा है 1976 से। ये अब एसएससी जो है वो एग्जाम लेता है और उस श्रेणी लिपिक पद को सीधी भर्ती द्वारा अब नहीं भरा जा रहा है, उसके लिए एग्जाम हो रहा है। पहले डायरेक्ट फॉर्म के बेसिस पर हो जाता था और अपर श्रेणी की नियुक्ति करके प्रमोशन होता था, जो अब रोक दिया गया। और 1976 से एसएससी में करोड़ों विद्यार्थी फॉर्म भरते होंगे। आप लोग भी अपने कमीशन लेवल की तैयारी करने के पहले एक बार लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी जरूर से मौका खोजते हैं कि वहां पर उनकी जॉब लग जाए। और आज के डेट में तो स्टूडेंट पहले चाहते हैं कि वो एसएससी या रेलवे में पहले नौकरी में चले जाएं, तभी आकर के वो आईएएस और जेपीएससी बीपीएससी की तैयारी करें, वर्तमान जो सोच है। तो चलिए ये सबके साथ में अब नोट्स पर हम आगे चले, उससे पहले आपको बोर्ड में बताते हैं कि जो काम करने का जो तरीका है ये कैसे काम होता है, इसमें सचिवालय में काम बेसिकली कैसे होता है। तो ये आप अभी देख रहे थे और डेस्क अधिकारी प्रणाली जो है वो, लेकिन इसके साथ देखते हैं कि जो वर्क है जिसको स्प्लिट सिस्टम ऑफ सेक्रेटेरिएट बोला जाता है, पहला ऑफ, आप आगे लिख लेंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इसमें बेसिकली काम क्या होता है इसका कि ओनली पॉलिसी मेकिंग। देखिए इनका काम है पॉलिसी बनाना
जब सरकार रणनीति बनाती है तो उनको सपोर्ट करना, नॉट इम्प्लीमेंटेशन। ये ध्यान रखिएगा कि सचिवालय का काम इम्प्लीमेंट करना नहीं है। सचिवालय का काम क्या है? पॉलिसी बनाने में योगदान देना। इसका ये काम नहीं है कि वहां पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी एक कार्यपालक एजेंसी पर होती है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये सारे एग्जीक्यूटिव पर होती है इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी। पॉलिसी बनाने की जिम्मेवारी जो है वो सचिवालय का होता है। और पॉलिसी मेकिंग अगर है तो पॉलिसी मेकिंग से बेनिफिट क्या है, इसको क्यों रखा गया? आप घर में भी जब पढ़ेंगे ना, ऐसे तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। ये पॉलिसी मेकिंग क्यों रखा गया है? तो इसका पर्पस ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से फ्री हो। क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन से ही ना ऊपर गए हैं लोग, पहले तो आईएएस में थे ही। तो इनको अब क्या किया कि यहां पर नियम बनाया गया कि फ्री फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, इसको प्रशासनिक कार्यों से मुक्ति कर दी गई। और क्यों किया गया? कि इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट अच्छा होगा और बाद में काम का इवेल्युएशन अच्छा होगा। अब अगर सोचिए कि रूल ये लोग बनाए हैं और लागू भी यही करेंगे, तो बाद में मैनेजमेंट और इवेल्युएशन गलत हो सकता था। इसलिए पॉलिसी बनाने की जिम्मेवारी सचिवालय की है और इसको लागू करने की जिम्मेवारी जो है वो दिया गया है कार्यपालक एजेंसी को। तो आप समझ सकते हैं कि सचिवालय एक स्टाफ एजेंसी का उदाहरण है, जिसमें केंद्रीय सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी और इनके कर्तव्य, ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, इसको लागू करना, ये इनकी जिम्मेवारी बनाई गई है। तो इनके काम में क्या क्या चीज आ गया? पॉलिसी बनाना। दूसरा, सेकेंड नंबर पर जितने भी कानून बनते हैं उसमें मदद करना। जो भी कानून बन रहे हैं तो रूल बनाने में हेल्प करना, ये भी इनके काम में आते हैं कि जो कानून बना रही है सरकार उसमें ये मदद करेंगे। बजट बनाने में सरकार को मदद करेंगे। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, किनको क्या काम देना चाहिए, विभाग का बंटवारा, ये भी केंद्रीय सचिवालय में जो लोग बैठे हैं वो तय करेंगे कि किनको क्या देना चाहिए। पॉलिसी को एक्सप्लेन करना, ये भी इनकी जिम्मेवारी होती है कि जो पॉलिसी है उसको ये एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन द पॉलिसी, पूरी व्याख्या के साथ उसको समझाए राज्य को कि ये काम बेसिकली करना कैसे है। और अगर पार्लियामेंट कमेटी जब इनसे पूछती है तो पार्लियामेंट्री कमेटी को मदद देना, ये भी सेंट्रल सेक्रेटरीट का काम है। जो संसदीय समिति बनाई जाती है, तो जब क्वेश्चन आंसर होता है ना, तो संसदीय समिति में मान लीजिए कृषि मंत्रालय है और उसने क्वेश्चन पूछा कि गन्ना को लेकर के कि भारत में कितने किसान हैं, कितना सब्सिडी मिला, कितने किसानों ने आत्महत्या कर लिया और आगे सरकार की नीति क्या है। तो गवर्नमेंट की इस नीति को समझाने के लिए सामने कौन आ रहा है? गवर्नमेंट की इस नीति को समझाने के लिए केंद्रीय सचिवालय जो है वो सामने आ रहा है। तो जो केंद्रीय सचिवालय है वो
वो वर्क कर रहा है इसके लिए कि उसकी जिम्मेवारी सरकार को मदद करने के लिए दी गई है। तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो 1905 में लॉर्ड कर्जन जब आए थे भारत, तो प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग अवधि के लिए वो काम दिए थे, और उसके बाद ही ये काम बांटने का सिलसिला शुरू हुआ। लॉर्ड कर्जन जब थे तो उन्होंने काम बांटने का सिलसिला शुरू किया था, जिसको कार्य प्रणाली बोला जाता है। कार्य प्रणाली जो है, जो वर्किंग प्रोसेस है, वर्किंग टाइप या वर्किंग कल्चर ऑफ सेक्रेटेरिएट, ये बेहतर है। क्वेश्चन जो आएगा कि कार्य प्रणाली के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें, केंद्रीय सचिवालय कैसे काम करता है, वर्किंग टेन्योर सिस्टम क्या है, इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। जैसा हमने शुरू में बताया कि जब भी हम लोग बात करेंगे सचिवालय का या प्रशासनिक व्यवस्था का, तो उसका गोल होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, और वेलफेयर तब हो सकता है जब राज्य करेगी। तो राज्यों को निर्देश कौन देगा? केंद्र देगा। तो केंद्र में अलग अलग एजेंसी बनाई गई है जो समय समय पर निर्देश देंगे। तो पहला कार्य प्रणाली के पक्ष में तर्क लिखेंगे कि सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोरिलेशन बनेगा। केंद्रीय सचिवालय की मदद से सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोरिलेशन, आप देखते होंगे कि केंद्र और बंगाल, केंद्र और झारखंड, केंद्र और बिहार के बीच ये तालमेल बैठाने की जिम्मेवारी सचिवालय की होती है। इसलिए होती है कि यूपीएससी से ऑल इंडिया सर्विसेज में जो लोग गए हैं वो केंद्र के अधिकारी हैं। तो अगर सचिव जो बैठा है वहां, वो भी केंद्र का ही अधिकारी था पहले और आज सचिव बना हुआ है, तो उसके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या राज्य के मुख्य सचिव लेवल पर किस प्रकार का तालमेल बैठाना चाहिए, प्रशासनिक अवस्था में फंड कहाँ गया, क्या विकास का काम हुआ या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम क्या है, साइक्लोन आता है, तो ये केंद्र के प्रतिनियुक्त अधिकारी जो हैं वो राज्यों के मुख्य सचिव से बात करेंगे कि आपके यहाँ पर किस प्रकार की दिक्कत है। तो प्रशासनिक जो कोरिलेशन होता है वो ज्यादा जरूरी होता है। और इसमें ये कोशिश किया, ये जो वर्किंग टाइप है, इसके पक्ष में दूसरा तर्क देना है कि इसमें अपॉइंटमेंट ऐसे लोगों की हो रही है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जानता है, द पर्सन हु नोज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो लोग जानते हैं उनकी नियुक्ति कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि पूरा इंडिया का, पूरे भारत के अलग अलग जो डिप्टी कमिश्नर थे वो आज आगे बढ़कर के सेक्रेटरी तक आए हैं, तो उनको पूरे भारत की जानकारी है। वो भारत के अलग अलग कैडर में थे, तो हो सकता है कि जो हायरार्की बनाया गया है उसमें साउथ का कोई हो, कोई ईस्ट का हो, कोई वेस्ट का हो, कोई नॉर्थ का हो, एक पैरेलली सबको मौका मिलेगा। और आप तो जिला में थे तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है, कैसे काम करना है। तो इसलिए यहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जानने वाले लोगों को इसमें दिया जाता है। साथ ही साथ इसकी अच्छाई ये भी है कि जो स्टेट के ऑफिसर है, तो स्टेट के ऑफिसर को
नेशनल राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर उनको भी एक मौका मिला जाने का, क्योंकि वो परमानेंट पद नहीं होता ना, आपको बताया 5 साल के लिए रहेंगे, 3 साल के लिए रहेंगे, 2 साल के लिए रहेंगे। तो राज्य का अनुभव जाकर के आप वहां पर शेयर कर सकते हैं, जो राज्य का अनुभव है वो आप शेयर कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी आती है, इससे प्रशासनिक एकता, इससे एक प्रशासनिक एकता आएगी और वर्क अच्छा होगा। साथ ही साथ जब देखिए, जब एक जगह पर लोगों को बुलाया जाता है, ट्रेनिंग होती है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग सोचे कि जैसे जितने लोग क्लास कर रहे हैं अभी तो आप इंडिविजुअली अलग अलग एरिया में ऐसे समझिए, तो आपके क्षेत्र में आप बहुत सी चीजों को जानते होंगे। कोई मूलभूत जनजाति प्रदेश में रहता होगा, कोई झारखंड के पिछड़े प्रदेश में रहता होगा, कोई माउंटेन एरिया में रहता होगा, तो आपको उस चीज की जानकारी होगी। अगर कुछ दिनों के लिए ऐसे सिस्टम होते, कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग पर आपको बुलाया जाए, तो आप जब आएंगे, आप जब लातेहार से आएंगे, आप चाईबासा से आएंगे, बोकारो से आएंगे, तो आप वहां के नॉलेज को यहां आकर क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप बताइएगा कि ये कुछ नयापन है, काम करने का ये तरीका, नोट्स ऐसे बनाना चाहिए। तो जब आप अपनी चीजों को बताएंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि कोई भी आदमी आउटडेटेड नहीं होगा। आज देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या होती है, आपके विचार दूसरे के साथ नहीं मिलते। अब तो आप थोड़े से अपने से ज्यादा उम्र वाले के साथ बात नहीं करते, क्यों? आपको लगता है कि आउटडेटेड है। तो ये जो इन्फ्लुएंस द अदर पीपल, जिसमें कल्चर एक दूसरे के साथ जुड़े, लोग नई नई तकनीक को सीखे। बीच बीच में आप देखते होंगे कि हमारे यहां से ऑफिसर्स को भेजा जाता है सिंगापुर, हॉलैंड, अभी हॉलैंड में या इजराइल, तो वहां पर कुछ नहीं होने के बाद भी इतना डेवलपमेंट कैसे हो गया? ऐसा क्या कारण कि जापान में 90% माउंटेन है, डेली भूकंप आता है और इतना टॉप में चला गया? तो हमको वो मॉडल को लेकर के आके यहां पर इंप्लीमेंट करना है कि हमारी एजुकेशन व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप ऑफिसर बनेंगे तो यही आपका मूल काम ये है, क्योंकि फंड आएगा और बिल्डिंग बना देंगे, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन रूट लेवल तक चीजें कैसे जाए, किसानों को आधुनिक पद्धति कैसे बताएं, किसानों को कैसे समझाएं कि ये जो 3 कानून आया है कृषि का वो आपके लिए लाभप्रद है, ये तो बहुत बड़ी चैलेंज है भारत में। तो ये कैसे होगा जब अलग अलग प्रदेश से लोग एक स्थान पर ट्रेनिंग में जाते हैं? ये रेगुलर है भारत सरकार का चीज, इसमें प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जाता है। तो जब आप जाते हैं तो वहां पर कोई असम का मॉडल आया, जैसे आप अभी भी देखते होंगे कि कोरोना से लड़ाई में कभी कोई डीएम की तारीफ की जाती है कि उसने बहुत अच्छा अप्रोच लाया, तो उसको पूरा देश देखता है। किसी राज्य के मॉडल की सराहना की जाए तो उसको पूरा देश देखता है। और आप अमेरिका से भी सीख सकते हैं, ब्रिटेन से सीख सकते हैं, और हमसे वो सीख सकता है। तो यहां पर एक फायदा ये होता है इस वर्किंग टेन्योर सिस्टम में कि कुछ वर्षों के अंतराल पर जब ऑफिसर की अदला बदली होती है या उन्हें बुलाया जाता है ट्रेनिंग में, तो कोई व्यक्ति आज के युग में आउटडेटेड नहीं होगा, वो पुरानी पद्धति पर ही काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो नए चीजों से लेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी बनाया जाता है, मतलब जो रूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लचीला होते हैं। तो आप देखेंगे कि
आज जो आप देखते हैं कि किसान आंदोलन करने में कभी ट्रक जला दे रहे हैं, कभी हमला कर दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग किसानों से जुड़ा है, तो ये भारत सरकार की फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी सामने आती है। और इसकी सलाह कौन दे रहा है? इसकी सलाह देने के लिए केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे वो सलाह दे रहे। पुराने समय में आप देखते होंगे कि राजा महाराजा के सलाहकार होते थे, तो वो जो सलाहकार होते थे उनके सलाह पर राजा डिसीजन लेता था। तो आज के मंत्री तो चूंकि आईएएस परीक्षा पास करके नहीं आ रहे, मंत्री के लिए तो कोई परीक्षा नहीं ना हो रहा है कि वो यूपीएससी क्लियर किए, पीटी तैयारी, मेंस तैयारी, इंटरव्यू देकर के मंत्री बने। तो जनता ने उनको चुनाव में वोट दिया और उसके बाद वो मंत्री तक पहुंच गए, लेकिन उनको सलाह देने वाले लोग कौन बैठे? वो आप हैं। सलाह देने वाले लोग आप हैं जो यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी क्लियर करके गए हैं, आप उनको सलाह दे रहे हो। तो सलाहकार अगर गलत हो, अगर सलाहकार गलत हो तो आपके डिसीजन का आलोचना होगा, और अगर सलाहकार सही हो तो आपका डिसीजन को सारे लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा डिसीजन लेता है। सरकार की देखिए, बदनामी और अच्छाई ये दोनों गवर्नमेंट है, ये आईएएस ऑफिसर के लिए नहीं है। अगर कोई पॉलिसी फेल होती है तो वहां पर जिम्मेवारी उस राज्य के मुखिया को देना है। अगर कहीं की नीति डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, अगर साइक्लोन से 1000 लोग मर जाते तो ये जवाबदेही डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा उस मंत्रालय को देना है कि आपकी विंग ने क्या किया। तो इसलिए व्यवस्था रखी गई है कि आपको जब आप ज्वाइन करेंगे सर्विस तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट कैसे करें, इसी उद्देश्य के साथ में करना है। अब ये तो पक्ष में था, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी आप समझ सकते हैं। क्या आलोचना हो सकता है इसका? तो पहला आलोचना आप लिख सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें ब्यूरोक्रेटिक हो सकती हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम एक आएगा कि मोर ब्यूरोक्रेटिक। ये पूरे सिस्टम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा नौकरशाही व्यवस्था सामने आ जाती है। सारे डिसीजन ऊपर बैठ करके लिए जा रहे हैं, वो सही हो गलत हो ये भी नहीं समझा जाता है, लेकिन डिसीजन चूंकि यहां पर बना लिया गया है तो निचले स्तर पर किसी को बोलने की वहां पर स्वतंत्रता नहीं है, और इसका नतीजा होता है कि मोर ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है और ज्यादा फोकस सिर्फ जिला में रह जाता है। क्योंकि इसमें दिक्कत एक और आता है, क्या पीडीओ लेवल और सीओ लेवल के लोग तो वहां पहुंचे नहीं, तो गांव में जो समस्याएं थी, तो विलेज का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वैसे रह गया। एक डिप्टी कमिश्नर तो जिला से बाहर नहीं ना समझ पाए, क्योंकि वो तो सिर्फ बीडीओ से रिपोर्ट ले रहे हैं, सीओ से रिपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन रूरल एरिया की वास्तविक समस्या को, ग्रामीण व्यवस्था को कौन जान रहा है? तो वो राज्य के अधिकारी जान रहे हैं, लेकिन राज्य के अधिकारी बहुत कम यहां पहुंच पा रहे हैं, तो वहां तो प्रमोशन ही नहीं हो पाएगा उतना। तो ये भी एक आलोचना है इसकी कि ज्यादा फोकस डिस्ट्रिक्ट में है और स्पेशल वर्क पर नहीं होता। मतलब इनका वर्क है कि सारी चीजों को आपको देखना है, हर चीज को देखना है। तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? इसमें चूंकि पहले ये सोचा जाता था कि किस दिक्कत कहां पर आती है, दिक्कत ये आती है कि जो अधिकारी, देखिए भारत के स्ट्रक्चर को अगर आप समझेंगे तो आपको सचिवालय के संबंध में समस्याएं नजर आएंगी। अब देखिए, इंडिया में राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों अवस्था में
डिस्ट्रिक्ट है। और जिला के नीचे 3 लेवल होता है जो पंचायती राज में आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्लस अभी आ गया ब्लॉक प्लस गांव। अब यहां पर जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं इस जगह पर, यहां पर तो ऑल इंडिया सर्विसेज से आए हैं लोग, डिस्ट्रिक्ट के हेड आईएएस को भेजा गया है, और यहां पर झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले लोग हैं। तो जो ऑफिसर स्टेट से केंद्र में चले गए, यहां से जब वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जा रहे हैं, तो होता क्या है कि फिर वो यहां से वापस आना नहीं चाहते, यहां पर जाकर के रुक जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय लेवल में जाने के बाद उसकी जो सर्विसेज है, जो सुविधाएं हैं, उसको देखते हुए ये लोग निर्णय लेते हैं कि हमको वापस अब लौटना नहीं है। जब नहीं लौटना है तो नतीजा ये होता है कि अधिकारियों की कमी हो जाती है। आप कोई कोई राज्य में देखते होंगे कि वो अधिकार से मतलब अच्छे ऑफिसर अगर राज्य नहीं जाना चाहेगा तो फिर कैसे संभलेगा, ये फिर मुश्किल हो जाएगा संभलना। इसलिए 1961 में विशेष केंद्रीय सेवा की शुरुआत की गई थी 1961 में, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, ऐसा सिस्टम बनाया गया कि वो फील्ड में जाएंगे और उसके बाद मुख्यालय में रहेंगे। मतलब वो जनता के पास ये बीच में कोई सचिवालय हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो। तो यहां पर व्यवस्था में देखिए दिक्कत क्या आ रही है कि ऑफिसर्स के मन में जब तक मोरल एजुकेशन जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स का, कि ऑफिसर्स के अंदर जब तक एथिक्स आइडियोलॉजी नहीं होगा तब तक जो सक्सेस ऑफ सेक्रेटेरिएट वर्क है वो नहीं होगा। अभी सबसे बड़ी समस्या भारत में है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर। पॉलिसी बनाने वाले ने तो बना दिया, लेकिन जैसे हम अच्छा पॉलिसी बना दिए, अब लागू करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अगर आप लागू नहीं कर रहे, जैसे आपने बंगाल में देखा कि बंगाल में जिसने वोट नहीं दिया हमको उसको मार देंगे, चुनाव के बाद मार देंगे। तो ये पॉलिसी जब आएगी कहीं पर, तो हर राज्य में अगर यही चीज हो, भारत के सारे राज्य में यही चीज हो कि जिसने हमें वोट नहीं दिया, तो मतलब जो रूलिंग पार्टी आएगी वो दूसरी पार्टी वाले को सीधा गोली मार देगी। तो एक कैसा सिस्टम है, पजट हो जाएगा, फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, फिर डिक्टेटरशिप आएगा कि डर करके आपको एक ही आदमी को वोट डालना है। अब यहां पर आप समझिए कि बंगाल में भी तो ऑल इंडिया सर्विस से आईएएस गए हैं, वहां भी तो ऑल इंडिया सर्विस से आईपीएस गए हैं। तो वो आईएएस आईपीएस वहां क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बार कैडर बंटवारा हो जाता है तो वहां पर कैडर की जिम्मेवारी, वहां पर गवर्नर हेड है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो वो जो आईएएस और आईपीएस है उनकी मॉरल वैल्यू जब समाप्त हो जाती है, जब बंगाल के अंदर आपको दिखा, फिर उनको अपने पद पर बने रहना, उनको ये सोचना है कि हमको कलकत्ता में ही रहना है, हमको खड़गपुर में ही रहना है, हम अपना प्रमोशन भी नहीं चाहते और ना ही डिपार्टमेंट चेंज चाहते, ना ही हम ट्रांसफर चाहते हैं। तो फिर हमको कैडर अगर बंगाल मिला है तो हम वहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम करेंगे, और ये टकराव का कारण हो जाता है केंद्र बनाम राज्य का। केंद्रीय सचिवालय में बोला जा रहा है कि जब आप सेंट्रल सर्विसेज में गए हैं तो यू मस्ट थिंक अबाउट द कंट्री, आपको उस डेमोक्रेटिक वैल्यू को संभाल कर रखना। जैसे आप समझिए कि कोरोना के समय में ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि प्रजातंत्र का चुनाव होगा, तो लोगों ने कहा कि नहीं जरूरी चीज है, डेमोक्रेसी फर्स्ट। तो लाखों आदमी के जीवन को दांव पे लगाकर अगर हो भी गया
तो उसके बाद आप उसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों को गोली मार देते हैं। तो ये चीज सोचने वाले लोग कौन होंगे? तो ये पॉलिसी बनाने वाले लोग अलग है, इंप्लीमेंट करने वाले लोग नहीं कर रहे हैं। यहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है। ये जब आप समझेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री को देखिए, आप कभी देखें टीवी पर उनका विज्ञापन आते हुए? उड़ीसा के मुख्यमंत्री इतना, आप देखिए कितना साइक्लोन आता है उड़ीसा में, आपने कभी देखा है कि वो टीवी में बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं? लेकिन आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को देख लें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख ले, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख ले, हमारे झारखंड के देख सकते हैं। जितना काम हमें करना चाहिए, अगर हम वो पैसा जो बताने में खर्च कर रहे हैं, अगर वो करने में करें तो जनता का भला होगा। देखिए उड़ीसा में लाख कोई कुछ कर ले, वो मुख्यमंत्री साइलेंटली वर्क कर रहे हैं, तो जनता का विश्वास है। ये जरूरी चीज हो जाती है कि जब आप कहीं पर काम करते हैं तो उसको बताने के लिए फिर अरबों रुपया का खर्च, जितना का बजट कोरोना का उससे ज्यादा दिल्ली सरकार ने खर्च कर दिया विज्ञापन में, ये बताने में कि हमने किया। तो वहां पर क्या होता है, विकास रुकता है, लोगों को गलत चीज समझाया जाता है। ये मोरल वैल्यू, ये सलाह देने वाले लोग, जैसे हमने शुरू में बताया कि मिनिस्टर्स को सलाह देने के लिए ब्यूरोक्रेसी बैठा हुआ है, इनके सलाह अगर गलत हो गए तो पूरी चीजें रॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। तो इसके अलावा कभी कभी आप एक पोस्ट देखते हैं, जो पद होता है ओएसडी का, ओएसडी मुख्यमंत्री का ओएसडी, प्रधानमंत्री के ओएसडी, कोई मंत्री का ओएसडी, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी। ये ओएसडी कोई एक सीरीज में कोई पद नहीं है। पहला चीज है, ये टेम्पोररी पोस्ट है। ये कोई पोस्ट ऐसा नहीं है कि आपको इसमें नियुक्ति होगी। एक टेम्पोररी पद होता है। कुछ विशेष काम करने के लिए, कुछ स्पेशल वर्क करने के लिए ये पद बनाया जाता है। कुछ विशेष काम करना है तो ये पद बनाया जाएगा, इसलिए इसका कोई रैंक नहीं होता है। इसमें सचिव से लेकर अवर सचिव तक के कोई भी लोग रह सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी नहीं, 1 से लेकर के 5 तक में जो भी, चाहे वो अवर सचिव हो, चाहे वो ज्वाइंट सचिव हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो कोई भी हो, उसकी नियुक्ति की जा सकती है। कभी कभी यूडीसी को भी बना दिया जाता है। झारखंड में पूर्व सरकार ने एक निचले क्लर्कियल लेवल के आदमी को एसडी का पद दे दिया, लेकिन वो व्यक्तिगत, एक प्रकार का समझिए, ऐसे जनरल भाषा में वो पीए है। ओएसडी कोई सरकारी पद नहीं होता, टेम्पोररी पोस्ट है, तो उसकी ताकत ज्यादा हो गई। अगर आप मुख्यमंत्री का ओएसडी बन जाते हैं तो फिर वो सारे पद, डायरेक्टर रहिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहिए, ये आदमी जो भी रहे, क्लर्क ही क्यों ना हो, ये ताकतवर हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक चीज होता है। तो इसकी नियुक्ति समय समय पर की जाती है, अलग अलग राज्य में आप देखते होंगे। लेकिन इसको विशेष जिम्मा इसलिए दिया जाता है कि अगर नई कोई भी हो, पर चहेता होना चाहिए। ये चीज उन्होंने ठीक लिखा, अमित सिन्हा। अब जिसको तो नहीं ना बनाएंगे आप, कोई भी हो, लेकिन उसका कुछ तो आपके उनके साथ अच्छे तालमेल होने चाहिए, तभी बनाए जाएंगे। अब कुछ हम आपके लिए नोट्स देख लेते हैं, जो नोट्स हैं। ये डेस्क अधिकारी जो सिस्टम होता है,
1973 से हुआ। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग का कार्य का पद्धति में बदलाव आ गया था। ये प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत देशमुख अध्ययन दल की सिफारिश के आधार पर किया गया था और इसकी शुरुआत व्हाइट हॉल प्रणाली की तर्ज पर की गई थी। तो इस नई प्रणाली के अंतर्गत किसी मंत्रालय के सबसे निचले स्तर के कार्य को अलग अलग डेस्क में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर जो सचिवालय में सबसे निचला स्तर का काम होगा उसको अलग अलग डेस्क में व्यवस्थित किया जाएगा और प्रत्येक डेस्क में एक अपर सचिव और एक अनुभाग अधिकारी बनाया जाएगा। ये एक अपर सचिव और एक अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति होगी। एक सहायक अनुभाग अधिकारी होगा, 2 अनुभाग अधिकारी को किया जाएगा और उसको एक डेस्क ऑफिसर बोलेंगे और उसकी सहायता के लिए जो लिपिक होते हैं वो किया जाएगा और इंपोर्टेंट मामला उनको सौंपा जाता है। सिंगल मामला उनको सौंपा जाता है। ये डेस्क प्रणाली सिस्टम होता है। इसका लाभ क्या है? इसमें किसी मामले का तुरंत निपटारी के स्तर पर मामले की जांच होने के कारण इसमें क्वालिटी बना रहेगा। क्वालिटी इसमें बना रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में हमने देखा था कुछ लोगों ने कल की क्लास में बोला था कि वीडियो में साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में हमने चेक किया तो एकदम साफ नजर आ रहा था। तो थोड़ा आप लोग की भी मोबाइल सेटिंग को अगर आप थोड़ा चेंज करेंगे तो हमें लगता है कि अच्छा होगा। थोड़ा सा, ज्यादा चेंज नहीं करना, लेकिन थोड़ा आप लोगों को भी चेंज अपनी मोबाइल सेटिंग का करना चाहिए तो ठीक होगा। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे काम होता है, आपको जो चीज पढ़ाए थे उसका अब नोट्स आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और बाद में तो आपको मिलेगा ही नोट्स। इसमें अलग अलग नाम से जो होता है, निदेशक, कभी महानिदेशक, नियंत्रक, मुख्य नियंत्रक, महानिरीक्षक, आयुक्त, महापंजीयक, इस प्रकार के नाम इसमें है। कार्यकारी प्रमुख का नाम होता है। सचिवालय का संगठन के अतिरिक्त कार्यकारी संगठन भी होता है ये, और जो सरकार की नई नीति होती है उसको ये लागू करने की जिम्मेवारी होती है। शासकीय पुस्तिका के अनुसार सचिवालय द्वारा मंत्रालय और विभाग के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन सा कार्य आप देखें? मंत्री की नीति निर्धारण करना, उसमें संशोधन करना, नियम बनाना, क्षेत्रीय रूप से कार्यक्रम बनाना, मंत्रालय विभाग के कार्य से संबंधित खर्च का हिसाब देखना, कैसे संचालन करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीजों को। जो सेमी ऑटोनोमस एरिया होते हैं, एजेंसी होती हैं, उनका जितने भी काम होते हैं उसको इवेल्युएशन करना, ये भी इनकी काम है। सभी नीति की व्याख्या करना, आपको शुरू में सारी चीज पढ़ाए हैं। अब आगे आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेंगे नोट से। ये नीतियों की व्याख्या और उनके बीच समन्वय स्थापित करना, सरकार की अन्य शाखा की सहायता करना, राज्य प्रशासन से संपर्क बना करके रखना, मंत्रालय विभाग और इसकी कार्यपालक एजेंसी दोनों में जो कार्मिक और सांगठनिक जो होता है उसको विकसित करना, मंत्री को संसदीय जिम्मेदारी के निर्वहन में सहायता देना, ये सारी चीज इसके वर्क है। ये सचिवालय के काम है, समझेंगे। आपकी सुविधा के लिए पेज नंबर भी ऊपर में डाला हुआ है, V11, V12 ऐसे करके आपका रहेगा। और ये अलग अलग विभाग है। ये बेसिकली मेंस में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो है पेज नंबर 12 में जो आ रही है, इसके बाद की चीजें भी आएंगी इसमें। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सा विभाग किसके अंदर काम करता है। ऐसे क्वेश्चंस रहते तो आपको ये जानना चाहिए। और कम से कम जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी सचिवालय के हायरार्की को समझाइए, तो उस समय में आपको ये समझाना रहेगा। तो कोई एक विभाग का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, तो उसमें आप देंगे तो कृषि मंत्रालय के अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं अगर पूछा जाएगा एग्जाम में,
तो आपको एटलीस्ट ये 3 विभाग बताना होगा, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सर्विसेज, एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन जो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखते हैं, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग। उसी प्रकार से फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री के अंतर्गत नगर विमानन मंत्रालय जो होता है वो सेपरेट है, कोयला सेपरेट है, कॉमर्शियल सेपरेट है। और उसके अंदर कॉमर्शियल के अंदर 2 है, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, डिफेंस के अंदर कौन कौन है। तो आप सिर्फ इसको आप अपने हिसाब से देख लेंगे और हमें लगता है कि आप इसको कर पाइएगा, आपके लिए आसान होगा ये। वित्त मंत्रालय के अंदर भी देखिए 5 विभाग है, आर्थिक कार्य, व्यय विभाग, रेवेन्यू, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश का इंग्लिश होता है डिसइन्वेस्टमेंट, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल सेवा, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल सेवा। आप सिर्फ इस समय में ये फोटो ले लेंगे इसका विभाग का और इसको एक बार देख लेंगे ताकि आपको एक आइडिया एटलीस्ट हो कि किस विभाग में कौन सा आता है, ये आइडिया एक आपको हो जाए। ये मानव संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको एग्जाम्पल देना रहेगा तो ये जरूर दीजिएगा। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, संस्कृति शिक्षा और साक्षरता विभाग है, उच्चतर शिक्षा विभाग है, सूचना प्रसारण मंत्रालय है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, श्रम रोजगार और लॉ, जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें देखिए कौन कौन से पार्ट आते हैं। और ये कार्मिक भी अच्छा विभाग है, इसको भी आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। इसमें लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, कार्मिक यानी कि पर्सनल डिपार्टमेंट। इसमें से किसी विभाग में आप लोग भी जाएंगे इन फ्यूचर। ग्रामीण विकास मंत्रालय और सूचना वाला जो होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का, बहुत विभाग है भारत सरकार में। टोटल 54 विभाग। तो ये केंद्रीय सचिवालय से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं आज के क्लास से, ये प्रीवियस जो क्लास हुआ था उससे, दोनों में से। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन होगा? अच्छा, 10 क्वेश्चन का टेस्ट वाला अभी क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। क्वेश्चन बना के कैसे तो हम कहीं से पूछ सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आप लोगों को दिक्कत होगा। तो जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, मतलब प्रीवियस चैप्टर जो हो जाएगा उससे क्वेश्चन पूछेंगे। जिसको आज ही पढ़ाया गया है उसमें तो आप बता ही दीजिएगा आप लोग। तो जो प्रीवियस चैप्टर आपका हो गया उससे संबंधित क्वेश्चन कुछ दिनों के अंदर में वो शुरू किया जाएगा, वो आपको बोर्ड में ही मिल जाएगा क्वेश्चन लिखा हुआ, और 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, आप उसके आंसर दे सकते हैं। ये एक अच्छा है, अच्छा सजेशन भी है, ठीक है। कैमरा को सेट करना है। प्रधानमंत्री का फाइनल डिसीजन होगा। कैमरा में क्या सेट करना था बताइए। क्या करना है इसको? तिरछा दिखता है क्या?
तिरछा है, तो इसको मतलब सीधा करना, वही ना। ठीक है, फिर आज के लिए कोशिश करते हैं कि कल से क्वेश्चन आपको कुछ मिले। ये अच्छा सजेशन था, इसको किया जा सकता है। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन कैसा आएगा, जो क्वेश्चन लास्ट में आया है, अच्छा ठीक है, इसमें चलिए रुक जाते हैं, थोड़ा सा इंड नहीं कर रहे। क्वेश्चन कैसा आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसी जो पढ़ाई हो रहा है जिस वीडियो में, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिथुन रवानी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एकदम दिक्कत खत्म हो जाएगा। ठीक है फिर।